नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा को लेकर हाजिर है और आज की परिचर्चा एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर और साथ में एक खास वक्ता के साथ। दोस्तों, हमेशा हमने कोशिश की है कि परिचर्चा को हम बेहतर तरीके से आप सभी के समक्ष रख सकें। हमने कोशिश की है कि हम उन ज्वलंत मुद्दों को उठाएँ और उससे कुछ भी लाभ अगर आपको प्राप्त हो सके, तो हमारी परिचर्चा सार्थक हो जाती है। आप सभी को पुनः बताते हुए मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि परिचर्चा के 100 एपिसोड हमारे पूरे हो चुके हैं और आज 101वां एपिसोड लेकर आप सभी से मैं रूबरू हूँ और बताती चलूँ कि आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत है, बहुत जीवंत है और बहुत ज़रूरी है। हम वसीयत पे बात करेंगे। वसीयत जो हर व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति वसीयत करता है, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की जमा पूँजी अपने बच्चों को या अपने प्रियजनों को जाने से पहले देकर जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम इस मंच से साझा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ आदरणीय सूरज प्रकाश मनचंदा जी पहली बार हमारे पटल से जुड़े हैं। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और तमाम श्रोता सुधी को बताना चाहती हूँ, छोटा-सा आपका परिचय। वैसे तो आप बैंकर भी रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सेवानिवृत्ति आपने ली शायद समाज सेवा के लिए, वॉलंटियर रिटायरमेंट ली आपने और 71 इयर्स के आप हैं, 71 वर्ष के हैं, लेकिन जो जुनून है, जो जज़्बा है, वो किसी 24 साल के बच्चे से कम नहीं है और हम इस जुनून को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आप स्वच्छंद रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्टेट बैंक में आप कार्यरत थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की आपने एक मुहिम बनाई है। साथ ही आपने 2 पुस्तक भी लिखे हैं जो अंग्रेजी में है। एक पुस्तक है धरोहर और सबसे बड़ी बात है हमारे साथ हमारी साथी जो हमेशा हिंदी साहित्य संस्थान के पटल पर लीगल एडवाइज़र के रूप में हमारे साथ मौजूद होती हैं कृतिका शुक्ला, बहुत-बहुत अभिनंदन। और वकील साहिबा को मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने वसीयत को लेकर पुस्तकें लिखी हैं और कितनी जागरूकता फैला रहे हैं और उस वसीयत के बारे में और सबसे बड़ी बात है कि वसीयत करें, कब करें, क्यों करें, कैसे करें, ये सारी जानकारी आज हम अपने पटल से साझा करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए ये खास पेशकश हम लेकर आए हैं। मनचंदा जी का मैं परिचय दे रही थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बहुत समय से लड़ाई कर रहे हैं, बुजुर्गों को प्रेरित करते हैं, उनके अधिकारों को बताते हैं और उनके अंदर जागरूकता पैदा करने की आपकी जो मुहिम है वो लगातार चल रही है और धरोहर से पहले इन्होंने अंग्रेजी भाषा में एम्ब्रेस योर ओन पावर टू फाइट करप्शन एक पुस्तक आपकी ये और दूसरी डिजिटल लिटरेसी फॉर सीनियर सिटीजन्स शीर्षक की जो 2 पुस्तकें हैं वो आई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और आप सिंगल्स सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जहाँ पर 800 से ज़्यादा बुज़ुर्ग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और बहुत कुछ आपने समाज को देने की कोशिश की है और बहुत सारी हम बातें करेंगे। और एडवोकेट कृतिका शुक्ला जी जो कि द्वारका कोर्ट से हैं और बहुत कुछ बातें हम साझा करेंगे आज और हमारे साथ जो हमारी तीसरी वक्ता हैं जो अभी थोड़ी देर में हमारे पटल पर उपस्थित होंगी, आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जो कि हमारे पटल की संयोजिका भी हैं और उन्होंने ये महत्वपूर्ण विषय सुझाया और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो व्यक्ति विषय सुझाता है, उसे हम वक्ता के रूप में शामिल करें और वो चाहती भी थी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करें। हमारे साथ ममता जी जुड़ गई हैं हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और चंपा कक्कड़ जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ।
रचना भारद्वाज जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। सुदर्शन जी कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ेंगी। सर, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जो वसीयत हम की करते हैं, जो बुज़ुर्ग जो अपनी जायदाद का बँटवारा करते हैं और जो मुहिम आप लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे तमाम सुधी को उस मुहिम के बारे में आप बताएँ और आपके पास 10 से 15-12 मिनट का समय रहेगा क्योंकि समय की एक बाध्यता होती है हमारे वक्ताओं को, सबको समय देना होता है। दूसरी बात ये कि जो धरोहर है और जो जिस पुस्तक को आपने लिखी है, वो पुस्तक किस ओर कितनी जागरूकता फैला रही है या उस पुस्तक में ऐसा क्या कुछ आपने जोड़ा है, जो आज हमारे दर्शक, श्रोता सुने, लाभान्वित हों? तो सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे पटल पर। पहली बार आप आए हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। आभार और मैं चाहूँगी कि आप अपनी मुहिम के बारे में बताएँ, अपनी पुस्तक के बारे में बताएँ और किस रूप में आप जागरूकता पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच? सबसे पहले मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वसीयत होती क्या है। हमने वसीयत शब्द यूज़ किया है। वसीयत का मतलब है मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति, अपनी जमा पूँजी, अपनी इच्छानुसार दे जाने के लिए जो भी हम पेपर बनाते हैं, उसको वसीयत या विल कहते हैं। अब मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूँ कि एक प्रश्न भी है वो 2020 में एक अंक आया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 1,23,456। ये अंक 2020 में बहुत फेमस हुआ था। ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि ये 1,23,456 करोड़ रुपए 2000 1,23,456 करोड़ रुपए ये धन जो है हमारे भारत में लावारिस पड़ा है। अलग अलग बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में। और ये लावारिस का मीनिंग क्या है? अनक्लेम्ड का मतलब क्या हुआ? अनक्लेम्ड वो होता है जब एक पैसा बैंक में पड़ा है और उसको ड्यू है, उसकी मैच्योरिटी सपोज कीजिए आज 24/11/2023 को वो ड्यू है। अगर वो उसके बाद भी 10 साल तक उसको पैसा लेने कोई बैंक में नहीं जाता है, तब उस अमाउंट को अनक्लेम्ड फंड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये इतना अमाउंट जो है अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले ये बात मैं समझाना चाहता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हम अपनी चिंता नहीं करते हैं, हम अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम अपने समाज की चिंता नहीं करते हैं। आप सोचते होंगे कि इसको मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा पैसा अगर मैंने अपने लाइफ टाइम में यूज कर लिया होता, तो मैंने अपने फॉरेन टूर्स बना लिए होते, मैंने अपनी कोई अच्छी से लाइफस्टाइल चेंज कर लिया होता, अपने लिए यूज कर लेता, तो ये इतना अनक्लेम्ड नहीं रहता। फिर दूसरी बात ये है कि मैं अगर अपने परिवार को दे के जाता या अपने परिवार के नाम विल लिख के जाता, तो भी ये अनक्लेम्ड नहीं रहता, क्योंकि मेरे परिवार वालों को पता लग जाता कि ये पैसा फला फला बैंक में पड़ा हुआ है या म्यूचुअल फंड्स यहाँ पड़े हुए हैं, और वो एज पर प्रोसीजर वो क्लेम कर लेते। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि हमें अपने समाज की भी चिंता नहीं है, और वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि अगर यही पैसा मैंने किसी मंदिर में दान दे दिया होता, किसी गुरुद्वारे में दान दे दिया होता, या किसी ऐसी संस्था में दान दे दिया होता जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो फिर ये अनक्लेम्ड नहीं रहता। तो जो हमारी पहले वाली पीढ़ी जो गलती करके गई है, हम उसको ना दोहराएं, इसीलिए इस मुहिम को लेके मैं आगे चला हूं। और आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश में सिर्फ 6% लोग ही वसीयत लिखते हैं और 74% मुकदमे संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। तो इतना सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर वसीयत लिखने की
या अपनी प्रॉपर्टीज की, अपने एसेट्स की बताने की एक लापरवाही है। और एक और चीज भी है, हमने अंदर कुछ गलतफहमियां भी हैं। जैसे एक गलतफहमी ये है कि हम वसीयत तब लिखें जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो या प्रॉपर्टी हो। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वसीयत एक अंतिम इच्छा है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है तो आप अपनी प्रॉपर्टीज में जो है, जो वो अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए एक गार्जियन का नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। आप अपना अंतिम संस्कार कैसे हो ये मेंशन कर सकते हैं। आप अपना अंगदान, देहदान कर सकते हैं। आप अपने पालतू जानवरों को संभालने के लिए किसी को मेंशन कर सकते हैं। और तो और जो भविष्य में मिलने वाला धन है उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि ये जो मुझे पैतृक संपत्ति से या विरासत से कोई पैसा मिलेगा तो ये पैसा इस के नाम जो है ना आगे मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पास है ही क्या, मैं क्यों करूँ। तो दूसरी इच्छा क्या है कि मेरे परिवार को पता है मेरी इच्छा क्या है, तो फिर मैं अपने विल क्यों लिखूं। तो सच्चाई एक्चुअली ये है कि परिवार के लोग मरने के बाद अक्सर जो है ना ठीक से फैसला नहीं ले पाते हैं। ये भी हो सकता है कि आज आपके परिवार को सब कुछ मालूम है, हो सकता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो उस समय जो है ना परिवार के लोग ठीक से फैसला नहीं ले पाए, तो ये अब कैसे किया जाए, कैसे बंटवारा किया जाए इस पैसे का। तब उस केस में क्या होगा कि सरकार फैसला लेगी कि इसमें, और जब सरकार फैसला लेगी तो उसमें बहुत पैसा वेस्ट जाएगा, मतलब कोर्ट्स में जाएगा, बहुत पैसा, टाइम भी लग जाएगा। हो सकता है 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 6 साल लग जाए पैसे उसको बंटवारे करने में। तीसरी हमारी एक गलतफहमी ये भी है कि हम कहते हैं कि यार वसीयत लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें वकील को बुलाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, पैसा भी बहुत खर्च हो जाएगा। एक्चुअली है ये कि वसीयत जो है ना, आप बिना किसी वकील के अगर एक फैमिली विल लिखना चाहते हैं बहुत, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, तो बिना किसी वकील के आप आधे घंटे में भी अपनी वसीयत खुद बना सकते हैं और इसमें बहुत पैसा कम खर्च करके इसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। और एक और हमारे अंदर एक गलतफहमी ये है कि मेरा पैसा जो बैंक में है उसका तो मैंने नॉमिनी लिख दिया है। मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहूँगा कि नॉमिनी में और बेनिफिशियरी में बहुत फ़र्क होता है। आपने बैंक में नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन आपका जो बेनिफिशियरी है, जिसको आप पैसा एक्चुअली में देना चाहते हो, वो ही उसका क्लेम कर सकता है। जो नॉमिनी है, वो सिर्फ़ केयर टेकर है, ट्रस्टी है उस पैसे का। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सर, आपने जो अपनी पुस्तक में तमाम बातों का ज़िक्र किया है, वो अभी हमारे दर्शक को आप बताएँ, क्योंकि फिर हम कृतिका के पास चलेंगे। जी। जी। मेरी पुस्तक में 35 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में जो मैंने अभी आपसे वो ज़िक्र कर रहा था कि नॉमिनेशन के बारे में, कैसे नॉमिनी जो है ना वो कहता है कि ये पैसा जो है ना मैंने नॉमिनेशन कर दिया है और इस मुझे विल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इस नॉमिनेशन चैप्टर में मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि मैंने अपनी सिस्टर के नाम नॉमिनी कर दिया है, लेकिन मेरी मृत्यु के पश्चात वो उस पैसे का क्लेमेंट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उस पैसे का क्लेमेंट जो है ना वाइफ हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले से ही लिख के चला जाऊँगा कि मुझे इतना पैसा इसके नाम ट्रांसफ़र करना है, इसका इतना पैसा इसके नाम ट्रांसफ़र करना है, तो वो चीज़ नहीं आएगी उसके अंदर। उसके बाद मैं ये बहुत बार-बार मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ही कम खर्चे पर आप जो है ना विल को लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि विल लिखना जो है, एक मैंने इस चैप्टर में लिखा है, यात्रा करने से पहले उत्तराधिकार योजना की आवश्यकता। क्योंकि जब हम कहीं विजिट जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, वहाँ पे तरह तरह की गेम्स भी होती हैं और कुछ रिस्की गेम्स भी होती हैं। तो अगर हम जाने से पहले एक बार चेक करके जाएं कि मैंने अपना जो काम
इंटरनल सब सही ठीक कर लिया कि नहीं कर लिया, यानी कि या जो मैंने विल आज से 10 साल पहले लिखी थी तो उसको अपडेट करना जरूरी है। इसके अलावा मैंने एक चैप्टर बहुत खास लिखा है कि वसीयत पंजीकृत कराने के क्या लाभ है। नॉर्मली एज पर लॉ वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम वसीयत को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसके फायदे बहुत होंगे। ये मैंने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि यदि हमने अनरजिस्टर्ड विल घर में रखी हुई है, ऑल्दो इट इज लीगल, परंतु वो कभी भी चेंज हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है, या कोई उसका जो है ना एडिशन अल्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन अगर हमारी एक कॉपी जब हम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो एक कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है, तो वो कॉपी वहां से कभी भी ले सकते हैं वहां से, तो उस केस में हम काफी हद तक सेफ हैं। ऑल्दो हमें ये नहीं कह सकता कि वो चैलेंज नहीं हो सकती है, चैलेंज तो वो भी हो सकती है। इसके अलावा मैंने जो है ना आपको और बताऊं कि वसीयत को संशोधित और अपडेट कैसे करना है। ये भी मैंने अपने चैप्टर नंबर 20 में लिखा है कि इसको अपडेट कैसे करना है। यदि आप में काफी चेंज आ चुका है, यानी 10 साल 5 साल पहले जो है ना आपने वसीयत लिखी थी, उसमें आपकी जो फैमिली में या आपकी प्रॉपर्टीज में काफी चेंज आ गया है, तो एक नई वसीयत बनाना ही ठीक रहेगा। लेकिन एक कोई थोड़ा बहुत चेंज है तो उसके लिए कॉडिशियल उसको वर्ड यूज करते हैं, एक अलग से पेपर बनेगा, पेपर में ये लिख दिया जाएगा कि ये हमने वसीयत इस डेट को पहले बनाई थी, उसमें अब ये चेंज आ गया है, और ये मैं इस तरह की जो चेंज है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये अपने बड़े बेटे को ना देके अब मैं छोटे बेटे को देना चाहता हूँ। सर तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे और भी बातें चाहूंगी कि मैं और तमाम जो सुधी इस वक्त देख सुन रहे हैं वो और भी लाभ प्राप्त करें। एक और हम चलते हैं, पटल के उस पार बहुत सारे महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबका अभिनंदन करना हमारे लिए हमारा कर्तव्य भी है और हमें करना चाहिए। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चंपा कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रचना भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा सुरेश शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब सादर प्रणाम आपको और बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय विनोद पराशर जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जुड़े हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि मनचंदा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तक लिखी है और उनको बहुत बहुत बधाई। और निर्मल मलिक हमारे साथ नाइस वर्क लिखा है उन्होंने, जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ सार्वरी चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ सार्वरी जी, बहुत समय के बाद आपको देखकर पटल पर बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा हम प्रतीक्षा करते हैं अच्छे सुधियों की ताकि हम परिचर्चा को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। निशा पोद्दार हमारे साथ बनी हुई है, सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। और सीधे कृतिका, जिस देश में हम रहते हैं, भारत देश में, जहां पर हमारा एक संविधान है, जिस संविधान में सभी को इक्वालिटी दी गई है, चाहे बुजुर्गों के लिए खास कानून बने हुए हैं, लेकिन आज एक खबर ये भी आती है कि बुजुर्गों को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया गया या उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया या उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया। उस सूरत में क्या करना चाहिए, ये बहुत ही विशेष प्रश्न है आज की सत्र का। तो मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें और मनचंदा सर मैं आपके पास आती हूँ थोड़ी देर में। जी कृतिका जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मनचंदा सर ने जैसे बोला कि विल बनाना जरूरी तो नहीं है, बट विल बनानी जरूर चाहिए। चाहे आपके पास जो भी एसेट्स हैं, छोटे बड़े, जो भी जिस भी तरीके के आपके एसेट हैं, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं जरूर कहूंगी कि विल जरूर बनानी चाहिए। और विल आपने जैसे कि बोला कि बुजुर्गों के साथ इस तरीके का आजकल सुनने को मिल रहा है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि बुजुर्गों को सर्वप्रथम ये समझना जरूरी होगा
कि उनको जो भी उनके पास चीजें हैं या जो भी वो है जो आगे वो दे के जाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मेरे को ये चीज आगे ऐसे ऐसे दे के जानी है और उसकी विल बनानी है और इस तरीके से मुझे ये काम करना आवश्यक है। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग, मेरे घर में भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस चीज को महत्व ही नहीं देते, या मैंने अपने आसपास समाज में भी देखे हैं ऐसे बुजुर्ग जो इन चीजों को महत्व, अरे हो जाएगा, कर लेंगे। तो होता क्या है, कई बार ऐसे 2 केसेस मेरे सामने आए, मृत्यु तो बता के आती नहीं है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों। तो मेरा ये कहना है कि जब आप 50 की उम्र या 60 की उम्र क्रॉस कर लें, तब तक एक आम इंसान के पास पता होता है उसको कि मेरे पास ये चीजें बन गई हैं, इतना मेरे पास होगा। तो उस समय ही आखिरी वक्त का इंतजार ना करते हुए उस समय ही अपनी विल को, अपनी वसीयत को बना लेना चाहिए। क्योंकि आप विल कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप जब तक जीवित हैं तब तक आप, जब अगर आपको लगता है 4-5 साल 10 साल के बाद, जैसे सर ने बताया कि कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सही समय होता है कि आपने जब 60 वर्ष की आयु क्रॉस कर ली तो उस समय आप अपनी विल बनाइए। और बुजुर्गों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बुजुर्गों की जो विल वगैरह जो बनाते हैं उसमें आप एक क्लॉज डाल सकते हैं कि जो बच्चा मेरी सेवा करता रहेगा या जो बच्चा मेरे को देखेगा, मेरे को सही से रखेगा और मेरी वाइफ को सही से रखेगा, अंत में मैं सब कुछ उसी को देके, आप क्लॉज डाल सकते हैं। तो और वो जो मृत्यु है वो नेचुरल होनी चाहिए, ये क्लॉज होना चाहिए, वो मृत्यु नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल कॉज ऑफ डेथ होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम इस तरीके से बच सकते हैं, बुजुर्ग अपने आप को बचा सकते हैं, अपने को सिक्योर कर सकते हैं कि अगर किसी की कोई गलत मंशा पैसे को, प्रॉपर्टी को लेकर के है तो वो वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि वो विल का जो क्लॉज है वो आपको वहीं रोक देगा। अच्छा, दूसरी बात विषय काफी बड़ा है, तो मैं 3-4 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वसीयत को लेके, वो मैंने कुछ लिखे हैं, तो पहले मैं वो साझा करती हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो पता होने चाहिए। सबसे पहले इस एक्ट को कहते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2H के अंतर्गत आप वसीयत को रजिस्टर कर सकते हैं। वसीयत का दूसरा पॉइंट, वसीयत हमेशा लिखित में होगी और डेटेड होगी, हमेशा दिनांक उस पर पड़ी होगी। अगर आप एक बार वसीयत बना रहे हैं फिर चेंज कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप ओल्ड डेट ही डालेंगे, न्यू डेट, डेटेड होनी चाहिए प्रॉपरली। तीसरा क्लॉज है वसीयत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई जानी चाहिए जिसका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही हो, मानसिक रूप से वो संतुलित व्यक्ति हो। 18 साल से बड़े व्यक्ति के द्वारा ही वसीयत बनाई जा सकती है, उससे नीचे की वसीयत अमान्य और नलिफाइड होती है। रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात आती है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, बट मैंने जैसा कि बोला, सर ने जैसा कि बोला, रजिस्टर कराना जरूरी है, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आप अपनी वसीयत को रजिस्टर करा सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रार के पास में अपनी वसीयत को सेव करने के लिए जाते हैं तो या तो जो व्यक्ति वसीयत बना रहा है उसका नाम, या उस व्यक्ति ने किसी को एजेंट बनाया है उस एजेंट का नाम, उस वसीयत, जो लिफाफे में वो वसीयत है उस पर लिख के और रजिस्ट्रार के पास सेव हो जाता है। ठीक है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मृत्यु के बाद वसीयत चैलेंज हो सकती है या नहीं हो सकती? तो मृत्यु के बाद वसीयत चैलेंज हो सकती है 12 साल तक। आप एक केस लड़ सकते हैं कोर्ट में मृत्यु से लेकर 12 साल तक, लेकिन वसीयत चैलेंज सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा हो सकती है जिस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी या उस वसीयत में जो भी चीजें डिक्लेयर्ड है उससे उसको कोई फल ना मिल रहा हो, कोई लाभ ना मिल रहा हो। वो किसी और को लाभ देने के लिए तो लड़ सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को जो वसीयत के लिए कोर्ट में केस डालता है या उसके लड़ता है या उसको चैलेंज करता है, उसका कोई व्यक्तिगत लाभ उस वसीयत से नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो ये तो है कुछ मेन पॉइंट्स जो एक वसीयत जब बनती है तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा आपने प्रश्न पूछा बुजुर्गों का, तो बुजुर्गों का मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको समय जरूर निर्धारित कर लेना चाहिए, आपको अंत समय का वेट नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी कर लेंगे तब कर लेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर घर में भी कोई, जैसे घर में बच्चे होते हैं, वाइफ होती है या कुछ है, या जो भी लोग घर में रह रहे हैं, उनको भी अपने पिता को सही टाइम पे समझाना चाहिए कि पापा अब समय आ गया है, या मम्मी अब समय आ गया है कि आप अपनी धरोहर को आगे किसको ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, वो आएगी ही। तो उसके पहले ये चीज कर लेना ज्यादा बेहतर है। जैसे कि सर ने बोला कि अनडिक्लेयर्ड अनक्लेम्ड फंड पड़े रहते हैं, ये बात सच है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप वसीयत बना के जाते हैं तो आप अपने बाद, आप जाने के बाद की जो आपके पीछे लड़ाई छोड़ के जाते हैं वो भी आप रोक के जाते हैं। घर वालों को पता है कि किसके पास क्या जाना है, तो वो लड़ाई झगड़ा भी आप खत्म करके जाते हैं। नहीं तो बहुत लोग पिता के मृत्यु के बाद में घर में बंटवारे होते हैं और समझ नहीं आता कहाँ बंटवारा हो कहाँ नहीं हो, लोग लड़ते हैं और सालों साल कोर्ट में केस चलते हैं। तो मेरा आपके प्रश्न का मेरे पास यही उत्तर है कि अपने लिए 2-3 क्लॉज ऐसे डालने की जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी किसी भी व्यक्ति से हुई तो मेरी धरोहर उसको प्राप्त नहीं होगी। कृतिका जी, आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने और मुझे भी लगता है सर भी इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि 71 वर्ष की आयु है आपकी सर, और आपने देखा होगा पीढ़ियों को बदलते हुए। और जहां तक मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस दौर के आप हैं वहां पर कभी भी वसीयत को लेके या माँ बाप को शेल्टर होम में डाल देना या घर से निकाल देना या मार देना, जो आज कल चीजें हो रही हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो इस तरह का अनुभव मेरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल रहा है कृतिका जी, जैसा कि आपने कहा, और आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि नेचुरल डेथ होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ऐंठने के लिए लोग अपनी ही दुकान में अपनी ही चीजों को आग लगा देते हैं। तो नेचुरल डेथ होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया कॉज है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। म्यूट हो गया। दुर्गा नांगले जी, बहुत अभिनंदन आपका, और डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ और भी कुछ महानुभाव जुड़े हुए हैं, मैं नाम लेना चाहूंगी। एक मिनट जरा मैं देखूं। जी, सारवरी जी लगातार जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लिखा है, सही कहा है, और सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विषय है, ज्वलंत विषय है, और इस विषय को लेके हाँ। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है सर कि कृतिका जी जब तक आती हैं, एक प्रश्न ये उठता है कि जब आप वसीयत, कई बार क्या होता है कि माता पिता साइन तो कर सकते हैं, जैसे कि आपके परिचय में एक बात और शुमार थी कि आपने डिजिटल रूप से जो नागरिक हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको आपने साक्षर सशक्त बनाया, डिजिटल रूप से सशक्त बनाया आपने, और लड़ने के लिए, अपनी रक्षा के लिए या अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो आपने मुहिम चलाई। एक प्रश्न मेरे दिमाग में है कृतिका, मैं चाहूंगी इसका सर उत्तर दे रहे हैं, और अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते तो बेशक करें। और हमारे साथ श्री नारायण तिवारी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गुजारिश करती हूँ हमारे साथ बने रहिए। और आप सभी, हमारे साथ विद्यासागर मदान जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार हम आपका अभिनंदन करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमेशा बने रहिए, क्योंकि हम बहुत ज्वलंत मुद्दे लेकर आते हैं। जय शंकर तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी पहली बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माता पिता साइन कर सकते हैं कृतिका जी, मनचंदा सर जी। कई बार ऐसा केस आता है कि
अंगूठा लगा लिया जाता है वसीयत के पेपर में। तो इस सूरत में माता-पिता को या जो गार्जियन है, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, जो मालिक है, वो किस रूप में फाइट कर सकता है और उसको करना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग लोक लाज की वजह से माता-पिता थोड़े डर जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो ये सारी चीज़ें होती हैं और वो चुप करके रह जाते हैं और यही कारण है कि बुजुर्गों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कृतिका जी, मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब ज़रूर दें। सुदर्शन शर्मा सोधी जी इसमें हमारे साथ चुप रहने की जरूरत नहीं है। बहुत इसमें चुप अभिनंदन। रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं, आप अपनी विल आप नमस्कार मैम, आप अपनी विल को कभी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपसे अंगूठा लगवा भी लिया गया है या कुछ इस तरीके की कुछ एक्टिविटी हो गई है जो इलीगल एक्टिविटी है, तो आप उसको अपनी तरफ से नलीफाइड कर सकते हैं, उसको नॉन वैलिड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ठीक है मैं नई विल बनाऊंगा। इसमें अगर ये नहीं है कि अगर एक बार अंगूठा लगवा लिया तो उसके बाद में कुछ चीज चैलेंज नहीं हो सकती और कुछ बदल, जब तक ओनर, जो प्रॉपर्टी ओनर है, अगर जैसे आप पिता और माता की बात कर रही हैं, जो भी प्रॉपर्टी ओनर है, कोई भी हो सकता है, वो माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई को जितनी भी प्रॉपर्टी है, जिसका भी है, तो आप उसको कभी भी चेंज करा सकते हैं और कभी भी उसको बोल सकते हैं कि ये उसको निरस्त करवा सकते हैं, कृतिका जी जब तक आपके आप लिए जीवित हैं। एक प्रश्न जी, कृतिका जी बहुत शुक्रिया। आपके लिए एक बहुत ज्वलंत प्रश्न रहेगा कि वसीयत, पावर ऑफ अटर्नी दोनों में कितना फ़र्क है? और जब पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाती है, उस सूरत में भी चीज़ें बदल जाती हैं, ये इसका थोड़ा-सा डिफाइन आप करेंगे? मनचंदा सर के पास मैं आ रही हूँ। सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन। और बताना चाहती हूँ कि इनका साक्षात्कार चल रहा था किसी और पटल पे और वहाँ से प्रोग्राम खत्म करके आप आई हैं, बहुत अभिनंदन करती हूँ। मनचंदा सर, आपने जी बुजुर्गों को डिजिटल होने में हेल्प की है क्योंकि जी अभी जैसे अभी हम जुड़ रहे थे प्रोग्राम से तो जैसे आपने कहा कि आपने मुझे कुछ सिखा दिया तो इस तरीके से आपने बहुत सारे बुजुर्गों के लिए हेल्प की है, बुजुर्गों के लिए आपने एक रास्ता खोला है जिससे वो आत्मनिर्भर हो पाए और जी चूंकि पूरा जो हमारा अभी का जो समय है वो बिल्कुल डिजिटल हो चुका है, हर चीज पेटीएम यूज करो, एटीएम यूज करो और बाकी सारी चीजें। तो आपके अनुभव क्या है और जो जिन बुजुर्गों के लिए आपने इतना कुछ किया वो आपके लिए क्या सोचते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक संस्था है एल्डरली पीपल फोरम, उसमें 700 से ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं और मैं उस संस्था में लगभग 15 साल से एक्टिव हूँ। मैं वहाँ का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारे जो सदस्य हैं हमारे, वो इवन मोबाइल चलाना भी नहीं जानते थे उस समय। व्हाट्सएप तो छोड़ दीजिए, मोबाइल में नंबर भी ठीक से रीड नहीं करते थे। तो उनको हमने धीरे 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 सिखाना शुरू किया, व्हाट्सएप सिखाना शुरू किया। उसके बाद में कैब कैसे बुक की जाती है, पेटीएम कैसे किया जाता है, बहुत सारे लोगों को लगातार हम जो है ना ये सिखाते आ रहे हैं। और कोरोना काल में जब हम एक दूसरे से संपर्क में नहीं थे तो उन दिनों मैंने ये बुक लिखी थी, डिजिटल लिटरेसी फॉर सीनियर्स, डिजिटल लिटरेसी फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो इस किताब में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी और ताकि लोग इसको पढ़ें और उनमें जो है ना एक जागृति हो कि हमें भी कुछ सीखने की इच्छा होती है। तो नेचुरली ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना बुजुर्ग हो गए हैं तो अब हम रिटायर हो गए, रिटायर नहीं हुए, हमें अभी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना बाकी है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो ये वसीयत जो किताब लिखी वो हिंदी में लिखी, वो इसलिए लिखी क्योंकि वो जो इंग्लिश बहुत सारे जो हमारे 70-80% लोग वो नहीं समझ पाए थे उसको, क्योंकि उसमें टेक्निकल वर्ड्स भी थे। इसलिए मैंने हिंदी में ये लिखी ताकि इसमें 70-80% लोग तो आसानी से समझ लेंगे इसको। और एक आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा उस पर जवाब देना चाहूँगा। जब आपने कहा कि विल भी लिख दी और उसके बाद बच्चे परेशान कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे मान लो मैं घर में रहता हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं भाई आपका लाइफ का कुछ पता नहीं है, तो आप ये जो है ना मैं अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाना चाहता हूँ, तो एक काम करो ना, बाद में तो आपने मुझे ही देना है ये मकान, तो अभी मेरे नाम ट्रांसफर कर दो।
तो बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो भावनाओं में आकर उस मकान को बच्चे के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल के बाद वो बच्चे जो है ना उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी एक लाइव एग्जांपल सिंघानिया जी का बहुत आजकल टीवी में चर्चा में था। तो जब वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं पेरेंट्स को, तो उस समय पेरेंट्स जो है ना हेल्पलेस हो जाते हैं। उन्होंने उनके नाम तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में तो फिर वो टेक्निकली जो लॉ ये कहता है, जब आपने एक चीज ट्रांसफर कर दी तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। चाहे वो आपने गिफ्ट दे दिया तो भी आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोग अपने बुजुर्गों को ये समझाते हैं कि आप अगर आप गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो भी आप गिफ्ट में एक क्लॉज ये ऐड कर दीजिए इसके अंदर कि अगर मेरे बच्चे या मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करेगा तो ये गिफ्ट डेट कैंसिल की मानी जाएगी और ये मेरे को वापस मिल जाएगी प्रॉपर्टी। उस केस में ऐसा संभव है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे पास एक मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट भी है। इस एक्ट में यदि पेरेंट्स जो है ना महसूस करते हैं कि मैंने बच्चे के नाम बहुत कुछ कर दिया है, उसके बाद बच्चा जो है ना मेरे को रहने के लिए भी ठीक से जगह नहीं दे रहा और मुझे दवाइयों की दिक्कत आती है, मुझे कुछ भी कहीं आना जाना होता है, मुझे पिकनिक जाना होता है तो मुझे वो कुछ कहीं भी हेल्प नहीं मिलती मुझे, तो उस केस में वो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के अंडर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उस केस में उनको मेंटेनेंस के लिए पहले तो 10,000 लिमिट थी, लेकिन अब 25,000 लिमिट हो गई है, तो 25,000 महीना जो है ना वो उनको दिला सकते हैं उनको। तो उस केस में मैंने खुद जो है ना ऐसे केसेस 2-3 हैंडल किए हैं और उनको पैसे दिलाए हैं। और एक उनको मैं और एडवाइस देता हूँ, मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है जी कि हमारे यहाँ एक नंदलाल जी थे, तो उनके बच्चों ने उनको घर से जो है ना एक तरह से बाहर निकाल दिया और वो बाहर किराए पे रहने लगे। उसके बाद जब उनको मेरे बारे में मालूम पड़ा तो वो मेरे यहाँ आए और उन्होंने मेरे को स्टोरी अपनी बताई, तो मैंने उनको 2 तरीके बताए। एक तो तरीका ये बताया, भैया वो तुम ये मुझे कह रहे हो कि वो मकान जो है ना तुम्हारे नाम से है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लिया है, इसलिए मैं अपने पास रखूंगा, तुम अलग जाओ कहीं। तो मैंने उनको ये बताया कि प्रॉपर्टी के पेपर्स तो आपके नाम ही है, अभी भी आपके नाम है, आप एक अपनी वसीयत लिखिए और वसीयत किसी के नाम, कोई भी अपने रिश्तेदार जो भी हैं उसके नाम लिख दीजिए और वहां तक एक मैसेज दे दीजिए कि वो जो वसीयत है लिखी गई है और ये मकान उनको नहीं मिलने वाला है। और इसका एकदम से फायदा हुआ, वो यही कि वो जो व्यक्ति था वो डर गया, उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा इस केस में, ये मकान भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो उस केस में उसने उसको 10,000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। तो इससे मुझे जो है ना बहुत तसल्ली हुई कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, आप वसीयत में अपने बच्चों को सुधारने का काम भी कर सकते हैं। आप उसमें, आपका बच्चा जो है ना वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है और आप चाहते हैं कि वो MBA करे, तो आप वसीयत में ये क्लॉज लिख सकते हैं कि ये पैसा, ये जो मेरे बैंक में पैसा पड़ा है या जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये उसको तब मिलेगा जब वो MBA कंप्लीट कर लेगा। तो इन दैट केस वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड होगा और वो MBA करेगा। इसी तरह से हम जो है ना वसीयत से समाज को सुधारने का काम भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुदर्शन जी, वसीयत कितना जरूरी, जो विषय हमने आज चुना वसीयत का, बहुत व्यापक है, बहुत समय देने की जरूरत है इसमें, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास, समय तेजी से भाग रहा है। आपकी नजर में किस रूप में माता पिता को वसीयत करनी चाहिए और आपको क्या लगता है कि हम माता पिता किस रूप में सेफ हो सकते हैं अगर हम बच्चों को वसीयत करते हैं, तो हमें कौन से कॉज लगाने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देती हूँ इतना खूबसूरत विषय सुझाने के लिए। धन्यवाद। मनचंदा जी को नमस्कार। वैभवी, देखो, वसीयत किस रूप में होनी चाहिए, पहली बात ये तो पर्सनल चॉइस। दूसरी बात, वसीयत उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिनकी पेंशन भी नहीं है और सारी जिंदगी के हार्ड अर्न मनी
उनके पास है और बच्चे हड़पने को तैयार बैठे हैं। जिनको पेंशन मिल रही है, नंबर 1, दूसरे उनका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उनका भी खर्चा गवर्नमेंट ही देगी, उनको नहीं उठाना है। वो चाहे तो कैसे भी मतलब कर सकते हैं, नहीं देना वो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि मनचंदा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि जीते जी आदमी अमीर रहे, अमीर मरने से बेटर है कि आदमी जिंदा अमीर रहे। गरीब मर जाए कोई बात नहीं, अमीर जिंदा रहना चाहिए। बाकी रही वसीयत करने की बात, मुझे लगता है कि अपने आप को तो हमेशा ही आदमी को सेफ रखना चाहिए, लेकिन मदद के तौर पर कुछ करने में हर्ज भी नहीं है, लेकिन इतना ही, जो एक कहावत है ना, आटे में नमक जितना, क्योंकि हम माँ बाप हैं, मदद भी हम ही करेंगे और तो कोई करेगा नहीं। बाकी क्लॉज तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जैसा कहा कि भाई एक क्लॉज तो ये चाहिए, अगर गिफ्ट करनी है कोई चीज तो उसमें एक क्लॉज वाकई ऐड होना चाहिए कि अगर किसी कोई स्थिति ऐसी होती है कि भी मैं तंग हो रही हूँ और मैंने कोई गिफ्ट दिया अपने बच्चे को, तो और मुझे अब जरूरत है, अपने खास तौर पे इसे मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत होती है, उससे भी ज्यादा आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है कि घर से बाहर भी निकाल देते हैं तो खाने पीने की भी लाले पड़ जाते हैं, उसमें वो क्लॉज तो वाकई होना बहुत जरूरी है। और मुझे एक बात चीज मुझे मनचंदा जी से पूछनी है जरूर, ये कि इन केस अब जैसे दोनों पार्टनर है, भाई वसीयत करेंगे तो दोनों की मर्जी से होगी, लेकिन इन केस वसीयत करते टाइम दोनों पार्टनर्स ही अगर डिफरेंस करते हैं कि नहीं ये उसको नहीं देना है और वो देना है, या ये इसको देना वो उसके देना, वहां पर भी डिफरेंस हो जाए, तो क्या ये आसान तरीका नहीं है कि एक रह जाए तभी वसीयत हो? क्या जरूरी है कि अपने जीते जी दोनों ही हो तब वसीयत की जाए? मैं बहुत अच्छे से आपको इसमें क्लैरिटी देता हूँ उसमें। जी। एक तो ये है कि वसीयत को कई बार बदला जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, ये इस बात से तो आप सहमत हैं? हाँ, मैंने तो पढ़ी आपकी। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने घर में आप हार्मोनी बनाए रखिए। यदि आपका स्पाउस जो है ना, वो ये चाहता है कि वसीयत को इस तरीके से लिखा जाए, आप बिल्कुल उसी तरीके से लिखवा दीजिए उनसे, जैसा वो चाहते हैं वैसा लिख दीजिए। और अगर वो चाहते हैं कि उसको रजिस्टर्ड हो जाए तो रजिस्टर्ड भी करवा दीजिए जी। उसके बाद में आप क्या चाहते हैं अब ये सोचिए, उसके दूसरे दिन बाद या 2 महीने के बाद या 1-2 साल के बाद आप अपनी इच्छा से एक वसीयत चुपके से लिख दीजिए, और वो जो वसीयत है, वो जो बाद में लिखी गई वसीयत है वही वैलिड होगी, जो लास्ट विल होती है ना वही वैलिड होगी। तो इसमें क्या होगा कि आपके स्पाउस के सामने तो यही है कि आपने वो उनकी इच्छा मान ली और आपने सारा उसी हिसाब से लिख दिया, लेकिन आपकी अपनी इच्छा जो थी वो आपने बाद में लिखी और वही वैलिड होगी, तो आपकी भी बात रह गई। जी। तो इस तरीके से जो है ना, मतलब मनचंदा जी, अगर इस तरह लेकिन उसमें दोनों के साइन नहीं होंगे, जो नहीं, दोनों के साइन जरूरत नहीं है। आपकी जो वसीयत है वो आपके साइन होंगे, उनकी जो वसीयत है वो उस पे साइन होंगे। वसीयत कभी भी जॉइंट नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप जॉइंट में लिखते हैं तो वैलिड तो है वो वसीयत, लेकिन वो वैलिड तब होगी जब दोनों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो वसीयत है वो इंडिविजुअल बनाई जाती है। आप अपनी वसीयत बनाएंगे, स्पाउस अपनी वसीयत बनाएंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी भी आपकी अलग है, उनकी प्रॉपर्टी अलग है। जहां पर जॉइंट प्रॉपर्टी है, वहां पे आप ये मेंशन करेंगे कि इसमें मेरा पार्ट जो है ना, मैं इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और संदेशों की भी बात हम करेंगे, चलते चलते कुछ जरूर हम सुनना चाहेंगे, लेकिन कृतिका जी, एक प्रश्न है, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने भी वही प्रश्न पूछा है कि जो पावर ऑफ अटर्नी है वो वसीयत से बेहतर है क्या? नहीं, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो नहीं। अब मैं डिफरेंस बता देती हूँ। पावर ऑफ अटर्नी और विल दोनों एक साथ भी बन सकते हैं एट अ टाइम। पावर ऑफ अटर्नी
मैं एक लाइन में बताऊंगी, सबको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी आपको लिमिटेड पावर देती है, विल आपको अल्टीमेट पावर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, कोई बुजुर्ग है, कोई पिता है। हाँ सर बताइए। आप कंप्लीट कीजिए पहले जरा प्लीज। कोई बुजुर्ग है, कोई डिसेबिलिटी के कारण कहीं पे नहीं जा सकते, या कोई कुछ घर की चीजों को नहीं हैंडल कर सकते, तो उन्होंने पावर अपने बेटे को दे दी उनके लाइफ टाइम में, कि ठीक है तुम मेरे बिहाफ पे ये चीज आगे कैरी कर सकते हो, मेरे बिहाफ पे तुम चीजों को देख सकते हो। लेकिन वो लिमिटेड शक्तियां होती हैं। लेकिन जो विल होती है, अगर वो उन्होंने अपनी जो भी विल बनाई है कि मेरी ये जो चीज है, ये मेरे जाने के बाद इस पुत्र को मिलेगी या इस बेटी को मिलेगी, तो वो जो होता है वो पूरी शक्ति उसके बाद में उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पावर ऑफ अटॉर्नी और विल में। हाँ सर बताइए। बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये जो है ना बेसिक डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों लॉ अलग अलग हैं। इसमें क्या है कि पावर अटॉर्नी क्या है, जब आप जिंदा होते हैं तो आपको कोई भी काम कराने हैं तो आप किसी के थ्रू कराते हैं। तो वो जो काम आपने कराने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे जो है ना मकान के कोई काम कराने हैं, तो मैं पावर अटॉर्नी दे दूंगा किसी को, और वो जो है ना उसको मतलब उससे रिलेटेड जितने भी काम कराने हैं, बिल जमा कराना है या कुछ पेमेंट लेनी है, किराया लेना है, उससे रिलेटेड सारे काम वो करता रहेगा और वो जो उसकी कस्टडी में रहेगा, तो वो पावर अटॉर्नी हो गई। लेकिन एक विल जो है ना वो डिफरेंट है, वो आफ्टर डेथ एप्लीकेबल होती है। अगर मान लो अभी मैं जब तक जिंदा हूं तो मैंने पावर अटॉर्नी अपने बेटे को दे दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद ये जरूरी नहीं कि मैं पावर अटॉर्नी उसी को दूं। हो सकता है कि मेरा छोटा बेटा जो है वो मेरी ज्यादा सेवा कर रहा है, लेकिन अभी मैं उसके सामने, बड़े बेटे के सामने नहीं कह सकता उसको, तो मैं अपनी विल अलग से लिख के जाऊंगा जो वैलिड होगी मेरे मरने के बाद। तो ये जो डिफरेंस जो है ना यहाँ पर ये है कि पावर अटॉर्नी मैंने अपने बड़े बेटे को दे दी, भाई तुम इस मकान को हैंडल करते रहो, इस मकान में रहो, जो मर्जी करो इसमें, ये सब कुछ आपके पावर जी, में है। कृतिका कुछ और कहना चाह रही है? सिंपल सी बात है, ये तो विल है, विल सबको नहीं पता। प्रॉपर्टी का सबको पता होता है कि प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है और जीपीए क्या होता है। एक हमें बेसिक डिफरेंस पता है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बैंक भी, जो सर बैंक में थे, जीपीए और लाल डोरा की जो जमीनें होती होंगी उनको लोन नहीं देते होंगे, या पावर ऑफ अटॉर्नी को भी कम। लेकिन जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होती होगी, वो ज्यादा वैलिडेट होती है। अगर आप कहीं से लोन भी लेते हैं बैंक से, तो बैंक भी उसी को सबसे पहले देखता है जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होती है। सेम विल के साथ होता है कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी सिंपल शब्दों में है, आप असक्षम है कोई काम करने के लिए, कोई बुजुर्ग है वो असक्षम है, या कोई भी बुजुर्ग क्या, कोई भी इंसान जो असक्षम है कोई काम करने के लिए, और वो आगे कहता है कि ये मेरा काम आप करेंगे, इस चीज से रिलेटेड कोई भी वो काम है, कोई भी वो कार्य है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने अपनी बेटी को आगे बोल दिया कि बेटा ये सारे काम तुम्हें करने, ये पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, ये सारी चीज तुम जिस भी डिपार्टमेंट में मेरे नाम से जाओगी वो वैलिडेट होगा। कृतिका जी, आफ्टर डेथ पावर ऑफ अटॉर्नी काम करती है या नहीं? नहीं। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा भी है हाँ, कृतिका जी आपसे। जरूर। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ सुदर्शन जी, दरअसल क्या है कि जो विषय हमने लिया है उस विषय के लिए भी जो हमारे सुधी हैं इतने जागरूक हैं, उनके इतने प्रश्न आ रहे हैं। अब लग रहा है कि जो एक ज्वलंत मुद्दा हम लेकर आते हैं, परिचर्चा सार्थक होती नजर आती है जब श्रोता हमारे साथ कनेक्टिविटी दिखाते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो पाते हैं। सही आप बात अपना प्रश्न रखिए जी। बहुत मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक मेरे मित्र हैं, वो रिटायरमेंट तक फॉरेन सर्विसेज में थे, तो जब वो बाहर रहते थे इंडिया से बाहर, तो अपने यहाँ के मकान की पावर अटॉर्नी अपने भाई को दे रखी थी किराए विराए पे देने के लिए। अब वो रिटायर होकर यहाँ आ गए और उन्होंने वापस उनसे वो मांगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई वो मेरे से खो गई है। अच्छा। पेपर्स उनको मिले हैं, मुझे नहीं पता वो डुप्लीकेट पेपर मिले हैं
क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे फादर के पास थे कुछ पेपर्स, तो उन्होंने मुझे दिए कि ये तेरे मकान के पेपर है। मैंने पूछा वो डुप्लीकेट है या फोटोकॉपी है या ओरिजिनल है, कहती ये तो मुझे भी नहीं पता। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज कर सकते हैं उनके भाई? देखिए वो उसको, अब उन्होंने क्या उसमें क्लॉजेस लिखे हैं वो तो उनको पता होगा कि कितने हद तक उन्होंने पावर दी है या क्या पावर दी है उन्होंने, वो तो उनको पता होगा। वो आप और जी, मैं यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हाँ, अगर वो चाहे, अगर उन्होंने वो चाहे तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो, अभी तो वो ऑफकोर्स जीवित हैं, तो वो हाँ, उस हाँ, चीज को अल्टीमेटली कैंसिल करा सकते हैं। वो ऐसा नहीं है अच्छा, कि पावर ऑफ अटॉर्नी, हाँ वो कैंसिल करा सकते हैं उसको। और मनचंदा हम्म, सर को भी, मनचंदा सर भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब तक आप जीवित हैं, आपके द्वारा लिया गया, जैसे आपने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दिया, आपने विल कोई बनाई है, तो आप उसको ऑफ कोर्स, आप अगर कोई इंसान आपके साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी कर रहा है तो आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि ये चीज। और पेपर कोई रख नहीं सकता है मैडम, पेपर हमेशा, पेपर जो है ना उनके पास, अब उन्होंने ओरिजिनल दिए हैं या क्या है, कोई फोटोकॉपी भी होगी तो उस बेसिस पे भी वो फाइट कर सकते हैं। नहीं अगर उन्होंने उनके तो कोई पास दिया में ही कोई, नहीं है, उन्होंने तो कोई तो पेपर दिया ही नहीं है। तो उनके पास तो ओरिजिनल होगा ना, पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर कैसे करी थी, कहाँ है वो पेपर? कुछ तो हाँ पेपर, ये, कुछ तो लिखित में होगा। हाँ हो सकता है कुछ हो, मैं यही कह रही हूँ ना कि उन्होंने नहीं ऑफ भाई को कोर्स दिए होगा। और फादर ने हाँ उनको पेपर दिए कि ये तेरे मकान के पेपर है। कहती है पेपर्स तो है हमारे पास है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने नहीं दी है। तो मैं उसको हाँ, यही जानना चाहती नहीं कि वो चैलेंज, तो वो उसको, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को और वो केस जीत भी जाएंगे। अच्छा, कृतिका जी, एक प्रश्न और आया है, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी कोई लिख सकता है, लिख देता है तो क्या घर या जमीन उसके नाम हो जाएगा? मतलब अगर किसी व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू घर या जमीन किसी को दे दी है, तो क्या वो परमानेंट बिल मानेंगे उसको? अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब आप समझिए पहले। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है आप किसी को पूरी पावर नहीं दे रहे हैं, आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं, आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं उसके नाम पे। जैसे अभी सर ने बताया सिंघानिया जी के बारे में कि उन्होंने ट्रांसफर कर दी कि ये आज से इसकी हो गई, मेरा इस पे कोई राइट नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी आपसे राइट नहीं छीनती है, दूसरे दूसरे व्यक्ति को एक लिमिटेड राइट्स देती है आपके बिहाफ पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कुछ लिमिटेड पावर मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपके नाम पे मेरा घर ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, या मैं अपने आपके आपके नाम पे अपनी रजिस्ट्री नहीं कर रहा हूं। ये शब्द ही अपने आप में है पावर ऑफ अटॉर्नी। फ्यू पावर आई एम गिविंग टू समवन, कि वो मेरे बिहाफ पे, जो मैं नहीं, या जैसे अब मैम ने कहा कि वो बाहर चले गए थे, अब घर का यहाँ पे केयर टेकिंग कौन करेगा? केयर टेकर, जस्ट अ केयर टेकर। ठीक मैं है, इसमें एक तो शब्द और ऐड करना चाहूंगा जी जी, सर। कि उन्होंने भले ही पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दें, लेकिन उसके साथ ही प्राइवेटली अपनी एक विल लिख दें, तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी वैसे ही इनवैलिडेट हो जाएगी, क्योंकि इनवैलिडेट जो हो विल है जाती है। ना, यस, सर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज प्राप्त हुई हैं हमें पटल पर इस विषय को लेकर, और बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो आनंद कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और राज दीवान जी लिखते हैं कि सभी को नमस्कार, देरी से आने के लिए माफी, ऐसा कुछ नहीं है, आप आए, आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना समय दिया। और चंपा कक्कड़ जी लिखती हैं कि आपका जीवन सर, मनचंदा सर, समाज सेवा के लिए ही ज्यादातर आपका मैक्सिमम टाइम जाता है। तो वो बहुत खुश हैं, साधुवाद भी देती हैं और आपके जज्बे को भी सलाम कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। सरवरी चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि वैभवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सही विषय है। और संजय जी का एक संदेश आया है, क्योंकि सर मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा एक कार्यक्रम होता है पुस्तक पे चर्चा, तो उन्होंने कहा है कि पुस्तक पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ठीक है, किसी दिन हम पुस्तक पे चर्चा भी करेंगे, आपकी पुस्तक पे। और ये रही इनकी पुस्तक। जी, धरोहर पे हम चर्चा करेंगे।
और नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई, कंचन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। अच्छा, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के अगेंस्ट लोन भी लिया जा सकता है क्या, कृतिका जी? ये सर बेहतर बता पाएंगे, मनचंदा ये जी, क्वेश्चन बैंकर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी पे जी लोन दिया बिल्कुल। जा सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बैंक कोई भी बैंक पावर अटॉर्नी के अगेंस्ट में लोन नहीं देने को तैयार नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें क्लियर पावर कर नहीं दिया होती है, ना। ये क्योंकि ये जो अगर मान लो उसने पावर अटॉर्नी दे दी मिस्टर ए के नाम से, मिस्टर ए ने लोन ले लिया वहां से बैंक से, और उसके बाद जिसने पावर अटॉर्नी दी है उसकी डेथ हो गई, और विल में उसने जो है ना मिस्टर XYZ किसी को और ले को लिया, तो उस केस में बैंक हेल्पलेस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारी क्लेम नहीं कर प्रॉपर्टी जो पाएगा। है ना। हाँ जी, तो इसलिए कोई भी बैंक इसके लिए लोन देने को तैयार नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिया था कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, लाल डोरा प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी, किस पे सर से मैंने यही बोला कि अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होगी सर उसी को लोन देंगे, इसीलिए मैंने वो बोला था, तो सेम बिल्कुल क्वेश्चन सही आया। कहा। और बहुत सभी श्रोता सुधी जो हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सभी बहुत भाव विभोर हैं कि हमने बहुत ज्वलन मुद्दा उठाया, और लॉ की जानकारी देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास हमारी सहूलियत के लिए सरकार ने, संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लॉ पास किए हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी हम तक नहीं है। कार्यक्रम के माध्यम से मात्र हमारी यही एक मुझे लगता है जागरूकता अभियान है, आप समझिए, कि हम लोगों को जागरूक करते हैं, विषय के बारे में उनसे बातचीत करते हैं, और बहुत सारी चीजें आज क्लियर भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें लोग जान पाए हैं, और लॉ को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आदरणीय मनचंदा सर, सुदेशी शर्मा सुधी जी और कृतिका शुक्ला जी, आप तीनों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं आप लॉ की बात कर रहे थे, तो मैं जी एक मिनट और लेना चाहूंगा। जी जी जरूर। इससे इससे पहले मैंने एक बुक लिखी थी, एम्ब्रेस योर ऑन पावर टू फाइट करप्शन। जी तो उसमें मैंने ये लाइव एग्जांपल्स दिए थे कि जिसने बहुत लॉ डीपली नहीं पढ़ा है, या जो वकील नहीं भी है, तो भी वो अपने केसेस जो है ना खुद लड़ सकता है, और वो हम अपने घर बैठे भी करप्शन कैसे मिटा सकते हैं। अगर ये बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप घर बैठे थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको उसकी जानकारी है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की जानकारी है, तो उसको लेकर ही आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जी आप जानते होंगे कि हार्ट में एक स्टेंट डलता है। वो स्टेंट एक बार 1.5 लाख 2 लाख का बिकता था। तो जब मेरी वाइफ को ये यूज हुआ उसमें, तो मुझे जब मालूम पड़ा कि ये इंपोर्टेड प्राइस इसका 25,000 रुपये है सिर्फ, तो मैंने उस केस को आगे बढ़ाया, कंप्लेंट की, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एप्लीकेशन डाली, उसके बाद अपील की और सेकंड अपील की। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने उन तीनों लोगों को बुलाया जो इसमें प्राइसिंग फिक्स करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं। तो उनको कहा गया कि इसके प्राइस जो है ना विद इन मंथ इसके प्राइस ठीक कीजिए उसके। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उसके प्राइस जो है ना विद इन मंथ नहीं, विद इन 15 डेज उन्होंने 1.5 लाख के बजाय 29,000 कर दिए सिर्फ। तो ऐसा काम आप बहुत सब लोग घर बैठे भी कर सकते हैं बहुत सारे। इसके लिए जी बहुत बिल्कुल ज्यादा सही। जी इसके लॉ लिए की बहुत ज्यादा जानकारी। जी राइट टू जी सर। इंफॉर्मेशन एक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी में ही आप समाज का बहुत भला कर सकते हैं। सर बहुत सारे श्रोता हैं जो चाहते हैं कि ये किताब उन तक पहुंचे, तो मैं एक वो नंबर आपका इनको दे देती हूँ, इस नंबर पे संपर्क करके आप किताब प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे एक गुजारिश करूंगी कि जिस तरह आपने अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है, जन जन तक पहुंचाने के लिए, चूंकि बहुत सारे लोगों की हिंदी भाषा होती है, तो आप हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करवाएं, हिंदी में भी आप लिखें। और ममता
मौलकर जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन और सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मनचंदा जी आपका भी, सुदर्शन शर्मा, सुधी जी आपका भी और कृतिका शुक्ला, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने दी। जी, मुझे जाने नहीं देंगे लगता है। जी कहिए। मैं सिर्फ लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ सभी बुजुर्गों से, जी अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी को ना दें, किसी को नहीं। आज के युग में किसी पे भरोसा मत करिए, ना अपने सगे बेटे पे, ना अपनी सगी बेटी पे, ना किसी पे। आप जब तक जीवित है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, वो आपने अर्जित करी है, वो आपने पूरी जिंदगी मेहनत से अर्जित करी है, वो सिर्फ आपकी है। आपके जाने के बाद ही वो किसी की हो सकती है, ऐसा ही होना चाहिए। विल बनानी बहुत जरूरी है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जिस आपका जो जरूरी नहीं है कि आप अपने बेटे बेटियों को दे या कुछ, आपका अगर मन है आप किसी ट्रस्ट में, किसी ओल्ड एज होम में, कहीं भी, वो आपकी अर्जित करा हुआ, आपका अर्जित करा हुआ धन है, वो आपके अनुसार ही जाना चाहिए किसी के पास। मेरा आखिरी में बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जब तक आप जीवित हैं अपना पैसा एंजॉय करिए। बहुत सही कहा आपने। अपना जब तक हम अपने हाथ को मजबूत रखें, तमाम बुजुर्गों के लिए ये अपील है कि आप अपने हाथ को मजबूत रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कल को आपको ही परेशानी हो। तो विल जरूर बनाएं, लेकिन विल इस प्रकार बनाएं कि उसको सारी जो मजबूती है उस विल के माध्यम से वो आपको मिले, किसी और को नहीं। और नेहा शर्मा बहुत बहुत आभार। चंपा कक्कड़ जी बहुत बहुत आभार। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी आपका भी बहुत अभिनंदन है। आभार व्यक्त करती हूँ सभी सुधियों का, सभी श्रोताओं का जिन्होंने इतना कीमती वक्त दिया और एक एक प्रश्न जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और इस विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पुनः आप सभी का आभार। अगली बार नई परिचर्चा, नया विषय, नए वक्ता, लेकिन समय वही, बहुत बहुत दिन वही, बहुत बहुत धन्यवाद रविवार आपका। शाम 7 बजे। चलती हूँ, विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।